का मतलब होता है, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, टोटल सैनिटेशन कैंपेन। क्या है? टोटल सैनिटेशन कैंपेन। तो यहाँ पर जो टोटल सैनिटेशन कैंपेन है, जो TSC है, TCS नहीं है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नहीं है, ये क्या है? TSC है, टोटल सैनिटेशन कैंपेन। तो टोटल सैनिटेशन कैंपेन किसके लिए? सैनिटेशन के लिए। तो यहाँ पर आपका सैनिटेशन जाएगा। लास्ट बचता है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो यहाँ पर ICDS किसके लिए? हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? लास्ट वाला, मतलब कि D। तो यहाँ पे देखिए आपके जो आंसर मैच हुए हैं वो इस तरीके से होंगे। फर्स्ट का क्या होगा? फोर्थ। ए का क्या होगा आपका? फोर्थ। बी का NRHM का हेल्थ। TSC टोटल सैनिटेशन कैंपेन, तो इसका होगा सैनिटेशन, मतलब फर्स्ट। लास्ट में ICDS, तो किसके लिए? चाइल्ड हेल्थ के लिए। तो 1999 में क्या है? 1999 में जो कैंपेन लाया गया था, इसकी आपको डेट याद रखनी है यदि पूछ लें तो। कब? 1999 में टोटल सैनिटेशन कैंपेन लाया गया था। तो यहाँ पे अब आपका आंसर जो क्या होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फर्स्ट का क्या है? फोर्थ, सेकंड का आपका क्या है? थर्ड, और जो सी है TSC है टोटल सैनिटेशन कैंपेन का क्या है आपका? फर्स्ट, और डी मतलब ICDS का क्या है आपका? चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द वुमेन सेंटर क्रिएटेड एट द विलेज लेवल अंडर नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इज। तो यहाँ पर वुमेन सेंटर खोले गए थे, महिलाओं के लिए केंद्र खोले गए थे गांव लेवल पर NHM के तहत, कि महिलाएं क्या हो? सशक्त बने। एम्पावरमेंट का मतलब यहाँ पर महिलाओं का सशक्त बनना, सशक्तिकरण के लिए। तो क्या था? पूर्ण शक्ति केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय महिला केंद्र, या फिर महिला विज्ञान केंद्र। कौन से केंद्र खोले गए थे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, एम्पावरमेंट के लिए NHM के थ्रू? तो वो क्या थे? वो था पूर्ण शक्ति केंद्र। क्या है? पूर्ण शक्ति केंद्र। ये देखिए जो पूर्ण शक्ति केंद्र है इसको लॉन्च किया गया था कब? 16 सितंबर। कब? 16 सितंबर 2011 को। क्या है? पूर्ण शक्ति केंद्र को लॉन्च किया गया था 16 सितंबर 2011 को। एक एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको लाया गया था। इसमें 150 ग्राम पंचायत थी अलग अलग जिलों की। क्या था? जो ऑपरेशनल इसको स्टार्ट किया गया था 150 ग्राम पंचायत से स्टार्ट किया गया था। एवरी ग्राम सभा यहाँ पे इंक्लूडेड की गई थी। तो यहाँ पर पूर्ण शक्ति केंद्र में क्या है? जो मिशन पूर्ण शक्ति है, पूर्ण शक्ति में क्या किया गया था? महिलाओं को एम्पावर बनाना, कि वो हर एक फील्ड में ऑलराउंड जो डेवलपमेंट वुमेन का, उसके लिए जो केंद्र हैं जो खोले गए थे, और इस मिशन का नाम क्या था? मिशन पूर्ण शक्ति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, मतलब लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, वॉज इनेक्टेड इन। तो ये एक्ट कब आया था? पास्को एक्ट आप इसको कह सकते हैं। पास्को एक्ट के नाम से आपको इजीली याद रहेगा। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो यहाँ पर है क्या है? पॉस्को एक्ट। जो पॉस्को एक्ट है कब आया था? 1986 में, 1956 में, 2013 में या 2012 में? तो ये एक्ट आया था कब? 2012 में। यदि इसका हिंदी में नाम याद रखना चाहे हिंदी में रख सकते हैं, इंग्लिश में रखें तो इंग्लिश में इसका, लेकिन लॉन्चिंग डेट पूछें तो कब आया था? 2012 में। अगला क्वेश्चन है, आपको फिर से जोड़ी में लाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 11 ईयर ऑफ एज इन्वॉल्व द फॉलोइंग। तो मिड डे मील प्रोग्राम जो कि 1995 में आया था, इस प्रोग्राम के तहत 6 से 11 साल के बच्चे हैं, किन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे? मॉनिटर्स ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, प्रोवाइड 450 किलो कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम प्रोटीन पर डे, प्रोवाइड हॉट कुक्ड मील्स, प्रोवाइड टाइमली इम्यूनाइजेशन, इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम 1995 में आया था, इस प्रोग्राम के तहत है जो आपका अब सही सीक्वेंस क्या होगा? यहाँ पे जो आप कोड दिए हुए हैं कि सही क्या होगा? ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही है।
या फिर सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ सही है, या फिर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ सही, या फिर सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ सही है? सही आपका क्या होगा? तो मिड डे मील प्रोग्राम में जो कैलोरी है वो बिल्कुल सही बताई गई है कि कितना, 450 किलो कैलोरी। क्या है? 450 किलो कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी सही है। गर्म खाना दिया जाता है, ये भी सही है। लेकिन इम्यूनाइजेशन का हिस्सा मिड डे मील प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, तो ये नहीं होगा यहाँ पे आपका। अब इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस से बिल्कुल होगा कि बच्चे जब स्कूल आएंगे सुबह से तो उनको खाने पीने के लिए दिया जाएगा, उनका जो न्यूट्रिशन है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, तो बच्चे अपने आप स्कूल जाएंगे। स्पेशली जो गांव लेवल पे आप जाके देखिए, क्योंकि ये जब ये चीज़ें आप बेसिक लेवल पे देखेंगे तो ये प्रोग्राम रटने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम के तहत क्या किया गया था कि जो 6 से 11 साल तक के बच्चे, क्योंकि बिलो 6 ईयर के आंगनवाड़ी में कवर हो जाते हैं, 3 to 6 ईयर के बच्चे आंगनवाड़ी में कवरेज उनको मिलेगी बेनिफिशियर्स के तौर पे। अब 6 से 11 साल के बच्चों को जो मिड डे मील प्रोग्राम के तहत इनको कवर किया गया, तो यहाँ पर 450 किलो कैलोरीज और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन दिया गया, गर्म खाना दिया गया और स्कूल अटेंडेंस में भी इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके जो सही पॉइंट कौन से हैं? सेकंड वाला, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और जो मिड डे मील प्रोग्राम 1995 में लाया गया था, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है, बट आफ्टर दैट इसका नाम बदल दिया गया, याद रखना है आपको। अब यदि आप स्कूल जाके चेक करेंगे तो वहाँ पर मध्याह्न भोजन के नाम से पता नहीं चलेगा, ये होगा PM पोषण स्कीम। किस नाम से? PM पोषण स्कीम या फिर PM पोषण अभियान, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? PM पोषण स्कीम 2018 में इसको अपडेट कर दिया गया है। जो राजस्थान का झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से इसको मोदी जी ने क्या किया था? रीअपडेट किया था। तो यहाँ पर इस स्कीम का नाम याद रखें, क्या नाम है इसका? PM पोषण स्कीम, जो कि 2018 में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च कर दी गई थी री अगेन। तो 1995 में मिड डे मील आया था स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। तो यहाँ पर लेकिन इस जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोषण अभियान है, जैसे यहाँ पे कहा कि इसका नाम बदल के रख दिया गया मिड डे मील प्रोग्राम। फिर इस पोषण अभियान में आंगनवाड़ी, जो मदरसा हैं, जो मस्जिद वगैरह हैं, जो अपर प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे उन सबको कवर किया गया। अगला क्वेश्चन है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर 3 to 6 ईयर्स एज ग्रुप चिल्ड्रन स्कीम फंक्शन अंडर। तो जो 3 से 6 साल के बच्चों की जो एजुकेशनल है वो कौन सी स्कीम के अंदर होगा? सर्व शिक्षा अभियान। एक जो आपने देखा है पेंसिल बनी रहती है, उसके ऊपर बच्चे बैठे होते हैं, तो ये आपने देखा होगा कि जो 5th क्लास तक के स्कूल होते हैं, 1st से 5th तक, उसमें बना होता है जनरली। फिर राजीव गांधी एजुकेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, शिशु विद्या योजना। तो यहाँ पर किस एजुकेशनल प्रोग्राम में यहाँ पर 3 से 6 साल के बच्चों को कवर किया जाएगा? 3 से 6 साल के बच्चों की एजुकेशन कौन सी कहलाती है? एलिमेंट्री एजुकेशन। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि इस जो 3 से 6 साल के बच्चों की एजुकेशन कहाँ पे कंप्लीट हो जाती है? जो प्री स्कूल होते हैं वहाँ पर, जैसे प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG, UKG। सिटी में देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल होंगे, लेकिन गांव लेवल पे सब आंगनवाड़ी सेंटर में होगा। आपको शिशु विकास योजना के बारे में पूछा जाए तब आपको क्या बताना है कि ये 5 से 16 साल के बच्चों के लिए है, एजुकेशनल स्कीम है, ये भी 2019 में आई थी। और यदि 3 से 6 साल के बच्चों में तो शहर के लेवल पे मैंने बताया कि जो किंडरगार्टन स्कूल होते हैं वहाँ पर। लेकिन यदि आपको सर्व शिक्षा अभियान, क्या है? सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करें, SSA नाम से आपको आ सकता है, SSA नाम से आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको सर्व शिक्षा अभियान के नाम से इसको याद रखना है, जो कि 2001 से 2002 के बीच में लॉन्च की गई थी। इंडियन जो गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट वाइज इसको लॉन्च किया गया था। तो यदि इसका यहाँ पे आपसे पूछें तो कब आई थी ये? 2001 से 2002 के बीच में।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है कब लाई गई थी? ऑप्शन में है आपको 2009 से 2010, 2012 से 2013 के बीच में, 2005 से 2006 के बीच में, या फिर 2008 से 2009 के बीच में। कब लाया गया था इस स्कीम के लिए? तो ये जो यहाँ पर ये स्कीम है क्या है? ये स्कीम है लाई गई थी किन बच्चों के लिए? इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो अर्बन और स्लम एरिया, अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ के बच्चे हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। इसका नाम क्या था? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखना है आपको, एग्जाम में आपको या तो इसका पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, ICPS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। तो इस स्कीम को लाया गया था कब? 2009 से 2010 के बीच में। कब लाया गया था? 2009 से 2010 के बीच में। इसका एम क्या था? ये यहाँ पर क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। क्या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है? 2009 से 2010 के बीच में इसको लॉन्च किया गया था। फिर इसका यदि एम की बात करें हम, तो ऐसे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे इन्वायरमेंट में जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप के जो बच्चे हैं, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या हो, नीडी बच्चे हों, उनके लिए स्कीम को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन। तो जो यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, क्योंकि मोदी जी के बाद जितनी भी योजनाएं हैं उनके नाम, मैं यहाँ पे नहीं कह रही हूँ कि मोदी जी के नाम के साथ योजनाएं शुरू हुई, लेकिन जितनी भी योजनाएं आफ्टर दैट जो मोदी जी की गवर्नमेंट रही है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी गवर्नमेंट के बाद जितनी योजनाएं लॉन्च की गई हैं, तो उनमें आगे PM जरूर ऐड किया गया है, जिससे आपको याद भी रह सकती हैं। तो PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत यहाँ पर गांव-गांव में क्या बनवाया गया? रोड बनवाया गया। तो इस योजना का शुरुआत कब हुई? अक्टूबर 2, 2000, दिसंबर 25, 2000, जनवरी 26, 2000, या फिर अगस्त 15, 2001। तो जो ग्राम सड़क योजना है, क्या है? ग्राम सड़क योजना है, ये कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई। किसके लिए? कनेक्टिविटी के लिए इस स्कीम को लाया गया था कि जो अलग अलग जगह के रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी है, जो गांव के रोड हैं, रूरल एरिया से कनेक्ट करें, और ये उन गांव में बनाई गई जहां पर 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन हो। याद रखना है, इस स्कीम को सबसे पहले इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया? जिस गांव में 500 लोग से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर इस स्कीम को बनाया गया था, स्टार्टिंग किया गया था इसको। यहाँ पर जो PMGSY योजना है, यदि इसका लॉन्च पूछे तो लॉन्च कब हुई? दिसंबर 25, 2000 में। कब? 25 दिसंबर सन 2000 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। PMGSY योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो यहाँ पर प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू द अनकनेक्टेड हैबिटेट्स, जहाँ पर भी लोग रहते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। और ऐसे बात बहुत ही अच्छी है कि लास्ट 10 से 15 सालों में ही इतनी ज़्यादा, इवन जो गांव एरिया थे वहाँ पर भी इवन बहुत कम पॉपुलेशन, बट वहाँ पर रोड है जो अच्छी बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान वॉज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज लॉन्च। तो ICDS आपको पता है कि कब लॉन्च हुआ। अब लेकिन यहाँ पे पूछा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब ICDS को लॉन्च किया गया? 6th 5-year प्लान, 4th 5-year प्लान, 7th 5-year प्लान, या फिर 5th 5-year प्लान। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब ICDS लाया गया? तो आपको पता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम लाया गया 1975 में, 1975 में। कब? 1975 में। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया था? तो प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पर थी इंदिरा गांधी जी। कौन थी? तो यहाँ पर ICDS को यदि लॉन्च पूछे तो कब हुआ? 1975 में। किसने किया?
प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने। आपको ये नाम याद रखना है, एग्जाम में आपको आ सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं कब आई, क्योंकि जब तो पता चलेगा। तो ये जो पंचवर्षीय योजना की बात की गई, ये हुआ था 5th में। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में ICDS को लॉन्च किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो योजना है, क्या है यहाँ पर, जो स्कीम है पंचवर्षीय योजना वाली स्कीम, तो यहाँ पर इस स्कीम को किसके थ्रू, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, ICDS लॉन्च किया गया। कब? 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, इसको ये याद रखें कि 2 अक्टूबर 1975 में जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उन्होंने ICDS को लॉन्च किया था। अब यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं की हम बात करें तो पंचवर्षीय योजनाएं, तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय मतलब एक योजना 5 साल के लिए, 1951 से 1956 तक चली। कब? 1951 से 1956 तक चली। एम क्या था इसका? पूरे तरीके से खेती पे ध्यान दिया गया। किस पर? खेती पे ध्यान दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना आई 1956 से 1961 में, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आई 1961 से 1966 में, इसमें सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी, दोनों पर फोकस किया गया। फिर चौथी आई 1969 से 74 के बीच में। 5th थी 1975 to 79 के बीच में। जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच में इसको लॉन्च किया गया, तो हमने क्या कहा यहाँ पर, 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो ड्यूरेशन था वो क्या था, 74 से 79 के बीच में। इसमें गरीबी को दूर भगाने का ऑब्जेक्ट रखा गया था। 6th नंबर की थी 1980 to 85 तक, 7th 85 to 90 तक। फिर 2 साल का यहाँ पर जो ब्रेक रहा, इसी में एक्सटेंशन रहा। तब आई फिर 8वें नंबर की 1992 से 1997, फिर 1997 से 2002 तक रही है, फिर 2002 से 2007 तक रही है। फिर जो लास्ट योजना रही हमारी 2012 से 2017 के बीच में। आफ्टर 2017 नीति आयोग आ गया। उसके बाद पंचवर्षीय योजना का काम है जो उसी के अंडर में पूरा कवर अप किया गया और उसी के थ्रू आगे बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन सॉरी फॉर दैट हम कल भी पढ़ चुके हैं, बट कोई नहीं। तो हमारा जो भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट कब किया था? 1952 में। और भारत पूरे विश्व का ऐसा पहला देश था जिसने अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया था, कि जनता को इनिशिएट किया गया कि भैया कम जनता बढ़ाओ। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का टारगेट यही होता है, एक मकसद होता है कि जो फर्टिलिटी रेट है उसको हमें कम करना है, जनता बढ़ रही है उसको कैसे कम किया जाए। कम किया जाए का मतलब ये नहीं कि बच्चे हो रहे हैं उनको मार दो या कुछ भी, ये नहीं। फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स को अपनाना है कि बच्चे पैदा कम करो, दो बच्चे अच्छे। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो RCH प्रोग्राम को गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया था? 1994, 1995, 1996 या फिर 1993 में। तो जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, इसको जो इसके पहले क्या था, CSSM प्रोग्राम था, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम। बट उसके रिप्लेसमेंट में क्या आ गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। इसकी 2 फेज आई, एक आई 2005 में, पहली आई 1995 में। आपको डेट याद रखनी है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेन एम इसका यही होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का, कि जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनमें क्या करना है, हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। यहाँ पे ध्यान से देखें, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की बात की जा रही है, तो इनमें से कौन सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है, MDG नहीं है। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, या फिर डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का कौन सा पॉइंट नहीं है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 8 गोल हैं जो हमें अचीव करने हैं, लेकिन उनमें से जो नहीं है वो क्या है,
डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट। ये देखिए यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, इसको सन 2000 में, सितंबर 2000 में इसको लाया गया का मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन है वही इसको अपडेट करता है, रिलीज़ करता है, फिर अलग अलग देश इसको एक्सेप्ट करते हैं। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है सितंबर 2000 में आया, इसके 8 गोल थे विथ 21 टारगेट। दीज आर 8 गोल्स विथ 21 टारगेट्स एंड अ सीरीज ऑफ मेजरेबल हेल्थ इंडिकेटर। याद रखना है, यदि गोल पूछे तो कितने हैं? 8। कितने? 8 गोल हैं टोटल इसमें, जिसमें से फर्स्ट गोल क्या था? इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। जो बहुत ज़्यादा भुखमरी और गरीबी है उसको हमें क्या करना है? कम करना है। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, और एक हमें प्राइमरी एजुकेशन का जो टारगेट है वो अचीव करना है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरफुल वुमेन, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब है कि मेल फीमेल के बीच में हमें समानता बरतनी है। चाइल्ड मॉर्टलिटी को कम करना है, जो चौथा गोल था क्या है? चाइल्ड मॉर्टलिटी को कम करना है। जो लास्ट ईयर में आई थिंक जो SRS डेटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग MP है जो ऐसा स्टेट था जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेंसी मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चों की डेथ हुई थी, 1000 पे आई थिंक 54 के आसपास। फिर 5वां मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना है। 6वां कॉम्बैक्ट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिसीज, ये भी एक गोल। 7वां इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी हमें बढ़ावा देना है। और 8वां क्या है? डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में कहा गया है कि डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, लोकल में नहीं है यहाँ पर, ग्लोबल पार्टनरशिप यदि होता तब आपके चारों ऑप्शन सही बैठते, लेकिन यहाँ पर लोकल पार्टनरशिप कह दिया। होना क्या चाहिए? ग्लोबली, मतलब ऑल ओवर सभी जगह से आपको क्या करना है? पार्टनरशिप करना है, जिसके कारण डेवलपमेंट हो। तो यहाँ पर 8वां गोल सितंबर 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन ने रिलीज़ किया, इसको एक्सेप्ट किया गया अलग अलग देशों के द्वारा और इसके 8 गोल रखे गए। और यहाँ पर ये देखिए एक और पॉइंट ऐड किया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाए गए। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 गोल ऐड थे। कितने? 17 गोल ऐड थे। और यहाँ पर अडॉप्ट किया कब? सितंबर 2015 में। कब अडॉप्ट किया? सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन के समिट में। तो इसके जो 17 डेवलपमेंट गोल हैं, तो इनमें कुछ गोल आपके जो मिलेनियम में पड़े वो भी इंक्लूडेड हैं। जैसे यहाँ पर पहला है नो गरीबी, दूसरा जीरो हंगर। अब एग्जाम में आपको एक गोल ऐसे नहीं आते हैं सस्टेनेबल के, इसमें आपको सीक्वेंस दिया जाता है। जनरली मोस्ट ऑफ द एग्जाम में सीक्वेंस वाइज पूछे जाएंगे कि पहले क्या होगा, पहले क्या होगा। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। 5th इज द जेंडर इक्वालिटी। 6th क्लीन वाटर सैनिटेशन। 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां है यहाँ पर रिड्यूस्ड इन इक्वेलिटीज। 11वें नंबर पर है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13वां क्लाइमेट एक्शन। 14वां लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीवन कैसा है। लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और क्या है? पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। जो अलग अलग जो हमें 16 गोल अचीव करने हैं, इनके लिए हमें ग्लोबल मतलब वर्ल्ड पूरे वैश्विक लेवल पे क्या करना है? एक दूसरे देशों को सपोर्ट करना है। और ये जो टारगेट रखा है कि हमें 2030 तक, कब तक? 2030 तक एक एजेंडा रखा गया है, टारगेट सेट किया गया है कि हमें पूरे गोल्स को अचीव करना है। वैसे आप पढ़ाई में रखेंगे कि आज मुझे अपने 500 क्वेश्चन सॉल्व करने, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कैसे भी मैं टाइम एडजस्ट करूं, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन का जो समिट हुआ है इसमें जो SDG गोल्स हैं, इसमें कहा गया है कि 2030 तक पूरे ग्लोबल मतलब वैश्विक लेवल पे पूरे उनको अचीव करना है। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीव्ड द एनुअल हेल्थ सर्वे। तो यहाँ पर एनुअल हेल्थ सर्वे पहली बार, फर्स्ट टाइम एनुअल हेल्थ सर्वे भारत सरकार में कब किया गया? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007 में?
कंसीव द एनुअल हेल्थ सर्वे कब हुआ? एनुअल हेल्थ सर्वे पहली बार एनुअल हेल्थ सर्वे हुआ भारत में 2005 में। कब? 2005 में। NFHS किया जाता है कब? जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, NFHS अभी तक 5 हो चुके हैं। हर 3 साल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है। कब? हर 3 साल के इंटरवल में। जैसे हर जो एवरी 10 ईयर में क्या किया जाता है? सेंसस कंडक्ट किया जाता है। वैसे ही एवरी 3 ईयर में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है। अब लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम एनुअल हेल्थ सर्वे की बात करें तो ये कब किया गया? 2005 में। कब हुआ? 2005 में। लेकिन NFHS की बात करें हम तो पहला कब हुआ? 1992 से 93 के बीच में। फर्स्ट सर्वे हुआ कब? 1992 से 1993 के बीच में। और ये हर 3 साल के गैप में किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैच दी फॉलोइंग प्रोग्राम विथ देयर ऑब्जेक्टिव्स। लिस्ट दी गई है यहाँ पर, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से हमें मैच करना है। तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम है, एक साइड पर कोड दिया गया है। तो यहाँ पर प्रोग्राम में क्या? ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ARSH एडोलेसेंट रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट, UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, BSY बालिका समृद्धि योजना। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्रोग्राम किससे मैच किया जाएगा। अब आप बताएं कि यहाँ पे कौन से प्रोग्राम को आप किससे मैच करेंगे। कोड नीचे दिए हैं, ए ऑप्शन में है, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। ये यहाँ पे जो आपको कोड दिख रहे हैं यहाँ पे आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे अब आपको बताना है कि सही क्या होगा। तो पहले हम चलिए इसको मिला के ही देखते हैं। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ये किसके लिए है? तो यहाँ पे आपकी आएगी न्यूट्रिशन। UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, तो यहाँ पर इसका यही रहेगा सी। बालिका समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना क्या है? ये आई थी गर्ल्स चाइल्ड के लिए, तो यहाँ पर ये था आपका डी। फिर है ARSH, तो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट, यहाँ पर ये क्या है? जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है किसके लिए है? यहाँ पर ये पूरा क्या है? यहाँ पर जो वाला सेक्शन है सेकंड वाला, यहाँ पर है इसी का है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट का 4th, यहाँ पे देखिए आप, ए का 4th कहाँ दिया गया है? बी का 2nd, सी का 3rd ही है और डी का 1st। दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ICDS प्रोग्राम न्यूट्रिशन से रिलेट करेगा, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ मतलब ARSH प्रोग्राम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट के लिए रहेगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होगा इम्यूनाइजेशन के लिए, जो बालिका समृद्धि योजना है एजुकेशन ऑफ गर्ल्स चाइल्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डॉट्स इन अ नेशनल प्रोग्राम टू एड्रेस। तो जो डॉट्स है किस प्रोग्राम के लिए है? मलेरिया, फाइलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो डॉट्स है किसके लिए? टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। डॉट्स को लॉन्च कब किया गया ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए? 1993 में, 1993 में। और यहाँ पर डॉट्स से यदि आपको मेडिकेशन पूछी जाए, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस इमेज को ताकि आपको समझना इजी रहे। तो डॉट्स में 2 कैटेगरी की ड्रग होती है, एक आती है रेड कलर का जो बॉक्स होगा, दूसरा होगा ब्लू कलर का। रेड कलर का ड्रग्स का जो ड्यूरेशन होता है 6 महीने का होगा यहाँ पर, और जो कैटेगरी 2nd होती है इसमें 8 महीने का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द गोल ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का जो गोल कौन सा नहीं है? इम्प्रूव एजुकेशन लेवल, इम्प्रूव एज ऑफ मैरिज, एड्रेस अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग मेथड्स, इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस। तो कौन सा यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का गोल नहीं है? तो वो यहाँ पर होगा कि जो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना, क्या है?
इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का टारगेट नहीं है। जो भारत में पहली पॉपुलेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी वो क्या थी? 1997 में। और जो पूरी पॉपुलेशन की साइंटिफिक तरीके से स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है? डेमोग्राफी। एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से जनता की स्टडी क्या है? डेमोग्राफी। हर 10 साल में क्या किया जाता है? सेंसस। हर 3 साल में NFHS है जो किया जाएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाएगा। फर्स्ट पॉपुलेशन पॉलिसी 1997 में आई। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में आई। उसके अकॉर्डिंग जो क्या थी? सेकंड पॉपुलेशन पॉलिसी थी पहली, क्योंकि 1997 में आ चुकी थी। यहाँ पे मैंने ईयर लिखा भी हुआ है। दूसरी 2000 में आई। और इसके तहत जो अनमेट नीड्स थी, कॉन्ट्रासेप्शन को लेके, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हेल्थ पर्सनल को लेके, इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराना, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो या मैटरनल हेल्थ हो या चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम हो, तो इसको तो यहाँ पे जो सेकंड पॉलिसी है उसके तहत जो टारगेट यहाँ पे नहीं था, एम नहीं था, वो क्या था? इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ जननी सुरक्षा योजना? जननी शिशु सुरक्षा योजना, JSSY। आपने JSY पढ़ी, जननी सुरक्षा योजना। दूसरी जननी शिशु सुरक्षा योजना। इसके तहत है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है, टारगेट यही है। तो अर्ली रजिस्ट्रेशन है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ है, पोस्ट डिलीवरी केयर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्या है? ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन? NRHM का गोल कौन सा नहीं है? रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, या फिर एम्प्लॉयमेंट गारंटी। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको लॉन्च किया गया 12 अप्रैल 2005 को। याद रखना है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन गांव के लिए है, अर्बन हेल्थ मिशन जो सिटी वाले एरिया है उनके लिए है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के लिए है जो फोकस किया गया इसमें रिड्यूस करने को। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की एक्सेस के लिए भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए भी यहाँ पे आया गया। अब मैं बता दूँ कि इंडिया की जो सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था, जो हेल्थ सेक्टर वाला जो एरिया है, सबसे ज़्यादा काम उस पर कौन करता है? NHM। स्पेशली जो गांव के एरिया हैं, जो कम्युनिटी लेवल हो गई, ब्लॉक लेवल हो गए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? अभी NHM। जितने भी हेल्थ से रिलेट करते हुए प्रोग्राम है सब NHM के थ्रू ही अपडेट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो यहाँ पर NRHM को शुरुआती टाइम पर 18 स्टेट में लॉन्च किया गया था, जो वीक पब्लिक हेल्थ सेक्टर है वहाँ पर। लास्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द टारगेट ग्रुप फॉर नेशनल लिटरेसी मिशन इज? नेशनल लिटरेसी मिशन का टारगेट ग्रुप क्या है? बिलो 15 ईयर, 35 to 44 ईयर, 15 to 35 ईयर, 15 to 65 ईयर। लिटरेसी का मतलब साक्षरता। क्या है? साक्षरता, पढ़े लिखे होना। भारत का सबसे साक्षर राज्य क्या है? केरला, पिछले कई सालों से। और सबसे अच्छा सेक्स रेशियो भी कहाँ का है? केरला का। सबसे जो वीक है, सबसे लोएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ की? वो बिहार की। कहाँ की? बिहार की। तो नेशनल लिटरेसी रेट के लिए जो एज ग्रुप है वो क्या है? 15 से 35 साल तक का। कितना? 15 से 35 साल तक। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर का कॉमन कॉज क्या है? चाय मतलब कि टी, स्मोकिंग, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, या फिर अल्कोहलिज्म। तो यदि लिवर सिरोसिस के लिए कहें, क्या है यहाँ पर? कुछ पर्टिकुलर बीमारी ऐसी होती हैं जिनके कॉमन रीज़न भी होते हैं, कॉमन कॉज भी होते हैं। जैसे पेप्टिक अल्सर का मेन रीज़न क्या होता है? H पायलोरी। सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है HPV। तो यहाँ पर भी सबसे कॉमन रीज़न क्या होता है? H पायलोरी। या फिर दूसरा होता है HCl का ओवर प्रोडक्शन। जो आपके स्टमक में एसिड है, उस स्टमक का जो एसिड है स्टमक में, उस एसिड का ओवर प्रोडक्शन, उसके कारण भी पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो होता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी। क्या है?
हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर, यदि किसी की हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप होगा? सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड में इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग, फैट एम्बोलिज्म या फिर डिहाइड्रेशन। क्या है जो कॉमन और सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? तो जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होगा फ्रैक्चर के बाद वो होगा फैट एम्बोलिज्म। क्या है? फैट एम्बोलिज्म। और किस तरीके से? इट इज़ अ पीस ऑफ इंट्रावेस्कुलर फैट दैट लोड विद इन अ ब्लड वेसल एंड कॉज अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो। तो जनरली होगा क्या कि जब जो लॉन्ग बोन्स में फ्रैक्चर होगा तो फैट आपके जो ब्लड में फैट फ्लो अप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्रैक्चर के कारण जो ब्लड का फ्लो है वो भी डिस्टर्ब होगा इन केस। तो यहाँ पर लंबी हड्डियों में यदि फ्रैक्चर होता है लॉन्ग बोन्स में, तो ये एम्बुलाई क्या होंगे? फ्लो होके कहीं पे ब्लॉकेज करने का काम कर जाएंगे, और इसी ब्लॉकेज को क्या कहेंगे आप? सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फैट एम्बोलिज्म। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIV वायरस फाउंड इन। तो सबसे ज़्यादा HIV वायरस कहाँ मिलेगा आपको? सलाइवा में, ब्लड में, CSF में या फिर सीमेन में? हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात की जा रही, मिलेगा इन सब में जो यहाँ पे दिए हुए हैं। सलाइवा में ना के बराबर होगा, लेकिन सीमेन में हो सकता है, CSF में भी बहुत रेयर रहेगा, लेकिन सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा कहाँ पर? ब्लड में। कहाँ पर? ब्लड में। नेक्स्ट वन, सेल्फ केयर थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय। तो सेल्फ केयर थ्योरी है किसने दी थी? डोरेथिया ओरेम, मार्था रॉगर्स, कैलिस्टर रॉय या फिर नन ऑफ द अबव। इनकी थ्योरी अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में आती हैं, अलग अलग तरीके से एग्जाम में थ्योरीज आती हैं इसकी। तो सेल्फ केयर थ्योरी है, इसको किसने दिया था? डोरेथिया ओरेम ने। किसने? डोरेथिया ओरेम ने। सेल्फ केयर थ्योरी और सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी ये दी गई थी, एक मॉडल है नर्सिंग का, डोरेथिया ओरेम ने इसको दिया था कि जो भी अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी इंडिविजुअल्स फ्रीली एंड डेलिबरेटली इनिशिएट एंड परफॉर्म ऑन देयर ऑन बिहाफ, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ और अपनी वेलबीइंग के लिए आपको खुद काम करना होगा, ना कि कोई और आके करेगा। सेल्फ केयर का मतलब है अपनी खुद की देखभाल, आपकी खुद की हेल्थ, आपकी खुद की लाइफ, आपकी खुद की वेलबीइंग, इन सब पे आपको ही काम करना होगा। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या दिया गया? सेल्फ केयर थ्योरी और सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी, दैट इज गिवन बाय द डोरेथिया ओरेम। नेक्स्ट वन है रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वेस्ट, जिसमें IV ट्यूब्स हैं, कैथेटर्स हैं, शुड बी सेग्रीगेटेड इन विच कलर ऑफ प्लास्टिक बैग। यहाँ पर IV ट्यूब कैथेटर्स की बात की जा रही है, तो ये किस कलर के बैग में है जो क्या किए जाएंगे? सेग्रीगेट किए जाएंगे। ब्लैक, ब्लू, रेड या फिर येलो में किस कलर के बैग में जाएंगे? तो ये जाएंगे रेड कलर के बैग में। किसमें? रेड में। फॉर 30 to 65 ईयर एज ग्रुप फीमेल पेप टेस्ट शुड बी डन एवरी ईयर। तो यदि फीमेल की एज 30 से 65 साल है, कितना? 30 से 65 साल की उम्र है, पेप टेस्ट है जो कितने साल के गैप में करवाना चाहिए? एवरी 3 ईयर, एवरी 5 ईयर, एवरी 7 ईयर, एवरी 10 ईयर। तो यहाँ पे मैंने कल एक शॉर्ट्स डाला था, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स था, आई होप आप जाके देखें, और नहीं देखा हो तो एक बार जाके देख लें। यदि जो स्टार्ट कब से कराना है? स्टार्ट है जो पेप स्मीयर के लिए, एज क्या है यहाँ पर? 21 से लेके 30 ईयर तक, 30 ईयर्स एवरी 3 ईयर, हर 3 साल के गैप में। लेकिन 30 to 65 ईयर्स में, 30 to 65 ईयर की एज में कब कराना है? 5 साल में, एवरी 5 ईयर के गैप में। क्लियर? याद रखें, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये पेप स्मीयर क्यों कराना है? पेप स्मीयर टेस्ट एक जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको इसलिए करवाया जाता है कि यदि इनकेस सर्वाइकल कैंसर के जो अभी नाउअडेज बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, अभी रिसेंट में एक जो एक्ट्रेस है उन्होंने अपनी फेक डेथ की न्यूज़ तक रिलीज़ कर दी थी कि उनकी सर्वाइकल कैंसर से डेथ हो गई। उनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी दर्ज है जो हो चुके हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से आप अपनी डेथ को एक एज अ जोक की तरह
प्रेजेंट नहीं कर सकते कि आप अवेयरनेस के लिए खुद को मार दो। तो ऐसा बिल्कुल सही नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पर पेप स्मीयर टेस्ट करवाया जाता है किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर को जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए, इसके लिए सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। अभी रिसेंट में जो बजट पास किया गया है 1 फरवरी को, हर साल जो बजट आता है हमारा एनुअल बजट, उसमें निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो योजना है उसके तहत सर्वाइकल कैंसर के लिए जो HPV वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या लगती है? HPV वैक्सीन। भारत बायोटेक ने पहली अपनी सर्वाइकल वैक्सीन बना ली है, लेकिन अभी तक वो मार्केट में नहीं आई, उसकी टेस्टिंग वगैरह है जो क्लियर हो चुकी है। तो गार्डासिल क्या है? गार्डासिल एक जो वैक्सीन के नाम है यहाँ पर, सर्वारिक्स एंड सर्वावैक, ये वैक्सीन के नाम है। HPV वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए लगवाई जाती हैं। एज की बात करें हम तो आफ्टर 10 ईयर, क्या है? आफ्टर 10 ईयर के बाद इसको लगवा सकते हैं। आफ्टर 10 ईयर में जो HPV वैक्सीन है जो लगवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने सारे पॉइंट हो गए। तो यदि आपको एग्जाम में पूछें कि 30 से 35 साल की उम्र में, क्या है? 30 से 35 साल की उम्र में यदि बात की जा रही है किसकी, कि 30 से 35 साल की उम्र में क्या करना है? सर्वाइकल टेस्ट स्क्रीनिंग करानी है, पेप स्मीयर कराना है। कब? हर 5 सालों में। कितना? एवरी 5 ईयर में, हर 5 सालों में। लेकिन यदि बात की जाए 21 से 30 के बीच में आपको एज दी जाए, तब आपको कहना है एवरी 3 ईयर में। क्यों की जाती है स्क्रीनिंग? ये कन्फर्मेशन नहीं है कि आपको सर्वाइकल कैंसर हो गया है, दैट इज़ नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट, इट्स ओनली अ स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आपका यूट्रस का नीचे का हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? सर्विक्स, वहाँ पर कुछ एबनॉर्मल सेल्स का डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। कुछ यदि होता है तो आप इनिशियल स्टेज पर ही पता चल जाएगा। तो एवरी 3 ईयर में, और गवर्नमेंट में अभी तक तो ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता हो। तो यहाँ पर आपको ये बेसिक पॉइंट है याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऑल ऑफ द बिलो आर साइन ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट एक्सेप्ट, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि जो सभी कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के साइन है किसी एक को छोड़कर, एब्सेंस ऑफ पल्स, डायलेटेशन ऑफ पिपल, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सभी साइन है कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट के किसी एक को छोड़कर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। जो भी आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो क्लासेस प्रीमियर चलती हैं, मैं वहाँ पे प्रीमियर क्लासेस इसलिए अपडेट होती हैं क्योंकि मेरे पास एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम नहीं होता आपको बताने के लिए कि आज इस टाइम पे आपकी क्लास होगी। तो यहाँ पर प्रीमियर क्लासेस में भी मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और वहाँ पे भी मैं लाइव आके देखती हूँ कि कौन क्या कमेंट कर रहा है, किसकी क्या क्वेरीज हैं। तो मैं सबके आंसर देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कमेंट में सबके देखती हूँ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना। और जो भी लोग स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं जिसमें आपके 40 पेपर, क्या रहेगा यहाँ पे 40 पेपर प्लस इन 40 पेपर के अलावा आपको यहाँ पे देखिए कि जो 40 पेपर्स हैं सॉल्व हैं हिंदी एंड इंग्लिश में है, ओनली त्रिपुरा को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में पेपर होता है। और इसका चार्ज आपका क्या है 350 रुपीज़। 350 रुपीज़ में आपको 40 पेपर एंड साथ में आपको 13 सीरीज़ भी हैं जो दी जाएंगी। ANM एक इसके हैं पेपर, तो ये हैं आपके CHO के। अब यदि ANM वालों की बात करें हम, तो ANM के हैं जो 23 पेपर्स हैं, इनका चार्ज है अभी आपको 150 रुपीज़। जो पेपर आपको मोस्ट ऑफ दी पेपर हिंदी में है और कुछ इंग्लिश में भी है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई डाउट हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।